हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट कांसिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 29 अप्रैल 2020 न्यूज़ का। तो आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आज न्यूज़ डिस्कशन करेंगे एडिटोरियल माइग्रेंट वर्कर्स, इसके ऊपर प्रवासी जो भी मजदूर हैं। सेकेंड प्राइवेसी से रिलेटेड है द हिंदू के पेज नंबर 7। थर्ड आर्टिकल 22 द हिंदू के पेज नंबर 7, इसके ऊपर भी आज अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फोर्थ है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकाला जाता है, उसमें इंडिया की 7th रैंक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब न्यूज़ आज कहाँ कहाँ से ली है, कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑलरेडी हम कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए आप याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप क्या याद रखोगे कि 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में। लग रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मींस केवल एशिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जहां भी गरीब देश हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। उन देशों को लोन भी देता है, रियायती दर पे भी लोन देता है, और मीन्स डायरेक्टली ब्याज पर भी लोन देता है, और बिना ब्याज के भी लोन देता है गरीब देशों को। एशियन डेवलपमेंट बैंक सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो शेयर है मीन्स जो पैसा लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा है जापान, फिर यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया। क्योंकि इसी बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी 2019 में, और उसमें कहा गया था कि इसमें कौन कौन से देश हैं, केवल एशिया के देश हैं। क्योंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जब दिख रही है तो ऐसा लगता है कि जैसे एशिया से ही पूरे कंट्रीज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था क्वेश्चन में। इसीलिए याद रखना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें भी एशिया से बाहर के देश भी शामिल हैं। और इसमें जो वोटिंग राइट है वो सेम कैसा है, सेम एज ए वर्ल्ड बैंक की तरह और आईएमएफ की तरह सेम, जिसका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, जिसका सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है, जैसे अमेरिका का वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा है, उसी तरह यहाँ किसका है, जापान का। तो जापान को सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट मिला हुआ है, तो ये याद रखना। अगेन जो 6 नंबर का एक एडिटोरियल है, यहां से हम देखते हैं आरबीआई लिक्विडिटी फैसिलिटी टू म्यूचुअल फंड्स। कल ही हमने इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया था, तो कल का लेक्चर टॉपिक नंबर 1 जाके आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड किस लिए जारी किए जाते हैं, ये क्यों न्यूज में है, ये सभी अगेन सेम एडिटोरियल को और सेम न्यूज को डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, तो जो मेन पॉइंट है उनका हम डिस्कशन करेंगे। द आउटलाइन ऑफ अनदर पेंडेमिक कॉम्बैट स्ट्रेटजी, पहले से ही सब कर चुके हैं हम, जनरल एक आर्टिकल है। नो एंड इनसाइट, अगेन ये कोरोना वायरस संबंधित, जिस पर पहले कई आर्टिकल कर चुके हैं तो उनको करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेसी से संबंधित हम आर्टिकल देखेंगे, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट यहां से हम लेंगे। टास्क फोर्स साउथ एशिया, पहले भी कई आर्टिकल आ चुके हैं, सेम वही कोरोना वायरस को लेके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां एक हम देखेंगे आर्टिकल 22, यहां से आर्टिकल 22 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। अगेन यहां पर एक जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि नीति आयोग स्लैम्स इंडिया टेरर रैंकिंग। नीति आयोग ने जो इंडिया की टेरर रैंकिंग जो आई है उसका विरोध किया है, और ये कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर 1। माइग्रेंट वर्कर, यहां पर जो आर्टिकल में लिखा हुआ वो क्या था, जितने भी हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं मींस एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, जिनको डेली मजदूरी मिलती है मंथली, लेकिन एक जो लीगली जो मजदूरी है और एक जो वास्तविक मजदूरी है उसमें क्या है, डिफरेंस है। मींस लीगली अगर उनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए, तो एक्चुअली में वो मिलता है 200 या 300 इस टाइप से। तो इसमें क्या है डिफरेंस, गैप आने का रीजन क्या है, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है तो माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या भी ज़्यादा है। लॉ एनफोर्समेंट मीन्स लॉ एनफोर्समेंट कमज़ोर है, मीन्स जो लॉ बनाए हैं वो ज़मीन पर उतरते ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कम है, लॉ कई बार दिखाते हैं कंपनियां कि हम इतना पैसा दे रहे हैं जनरल, लेकिन उतना पैसा देते नहीं हैं। उसके बाद लॉन्ग आवर्स मीन्स कई घंटे लगातार ज़्यादा काम करना पड़ता है। हम डेली का सोचो कि कहीं 10 घंटे काम ले रहे हैं, कई जगह 15 घंटे काम ले रहे हैं, या कई जगह केवल 8 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, और कई जगह मनमाना चलता है, मीन्स मनमाना रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबके अपने रूल्स है कंपनियों की, ये बड़ी प्रॉब्लम है।
अब यहाँ कहा गया है कि जब उनके पास पैसों की कमी आती है, जब उनको मजदूरी कम मिलती है तो उनके पास पैसे कम आते हैं, इसीलिए वो मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, मीन साहूकार से या किसी और से पैसा लेते हैं, बैंकिंग प्रणाली से बाहर वो पैसा लेते हैं, इसलिए डेप्ट जो है उसमें फंस जाते हैं। एंड इसी के कारण डेप्ट ट्रैप मीन्स ऋण जो जाल है उसमें फंस जाते हैं, उसके कारण गरीबी में ही हमेशा वो रहते हैं, तो गरीबी के कुछ चक्कर में वो फंस जाते हैं। बेसिक नेसेसिटी उनकी जो रहती है वो भी पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने खुद से ऐड किए हैं क्योंकि पहले के जो आर्टिकल्स हैं उनको भी मैंने ऐड किया है, इसलिए आर्टिकल और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आर्टिकल में ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और जोड़ दिया, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इनको क्या क्या और चाहिए, वो हम नीचे देखेंगे कि गरीबों को क्या चाहिए। डीपीएसपी में कहा गया है, डीपीएसपी के लिए ये कहा गया है कि राइट टू वर्क मीन्स जो काम का अधिकार है वो आर्टिकल 39 के तहत मिला हुआ है संविधान में, तो जरूरी है कि सभी को हम काम भी दें। आर्टिकल 39A राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है इंडिया में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी को काम करने का अधिकार मिले। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नॉन जस्टिसेबल मीन्स इनको हम जाकर लागू नहीं करवा सकते, अगर ये लागू नहीं करती है गवर्नमेंट तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स वहाँ संविधान में लिखा हुआ है और गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर रही है, तो ऐसा अधिकार हमको नहीं मिला हुआ है। आर्टिकल 36 से 51 तक ये हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और पार्ट 4 में डीपीएसपी आते हैं। महानरेगा एक अधिकार, कानूनी अधिकार मिला हुआ है काम का, इसमें भी अभी बढ़ोतरी की है इसकी जो दैनिक मजदूरी है उसमें। अब देखते हैं हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगर जनरली इसकी बात करें तो निकालता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, OPHDI एंड यूएनडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इन 3 आधारों पर किसी पॉपुलेशन को मापा जाता है कि वहां पर कितने ज़्यादा लोग गरीब हैं। अब अगर इंडिया में मजदूरों को, इनको सैनिटेशन में सफाई, फ्यूल मतलब उनको जो खाना पकाने के लिए जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद हाउसिंग घर और एसेट कुछ संपत्तियां, अगर वो नहीं है तो हमारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो इंडिया का बढ़ेगा। मीन्स हमारे यहाँ मल्टीपल डायमेंशन मीन्स बहु जो गरीबी है वो ज़्यादा है। सेकेंड टॉपिक है प्राइवेसी, द हिंदू के पेज नंबर 7 से। कोविड-19 के लिए कहा गया है कि कोविड-19 के टाइम क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक तो क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड टू इन्फेक्टेड विद कोविड-19, मतलब उन जो सस्पेक्ट हैं लोग मीन्स जो संदिग्ध हैं कोरोना वायरस को लेकर, उनकी एक लिस्ट बना दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एक्ट बना हुआ है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उसके आधार पर ये किया जा रहा है। डिप्लॉइंग जीनोफेसिंग, जियोफेसिंग का मतलब क्या है कि आप कहीं भी जाओगे, आप जीपीएस के थ्रू आपको जोड़ा गया है, अगर आप कहीं भी जाओगे क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर तो आपको पकड़ लिया जाएगा। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया गया है जियो फेंसिंग का, अगर वहां से बाहर आप जाओगे तो आप क्या है, आपको अगेन क्वारंटाइन जो सेंटर है वहां लाया जाएगा। तो ये क्या है? जियो फेंसिंग। जहां किसके द्वारा हो रहा है जियो फेंसिंग? आपके ऑनलाइन नेट के द्वारा। ये टेलीग्राफ एक्ट 1855 के द्वारा गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट अपने आप ऑथेंटिफाई कर रही है कि हमारे पास एक्ट है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मीन्स आपने किस किस से कॉन्टैक्ट किया है, इस पूरी जब भी आप अगर संदिग्ध हो या आपने कहाँ कहाँ गए हो, इनका भी आपको पता रहेगा आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, आरोग्य सेतु ऐप पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट इसको ऑथेंटिफाई कर रही है। लेकिन अब आते हैं केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का जजमेंट है। अगर केस की बात करें तो 2014 से स्टार्ट हुआ था, 2017 में इसका जजमेंट सुनाया गया। केएस पुट्टास्वामी केस में क्या था, यहां पर यह बताना था कि राइट टू प्राइवेसी क्या निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, और दूसरा वैलिडिटी ऑफ आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड वैलिड है। मीन्स आधार कार्ड कहाँ कहाँ वैलिडिटी जरूरी है, कहीं पे वॉलंटरी, कहीं पे मैंडेटरी। शुरू में जो आधार कार्ड लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो वॉलंटरी था, मीन्स स्वैच्छिक, आपकी जहां जरूरत हो आप यूज कर सकते हो, बट बाद में उसको मैंडेटरी करने लगी गवर्नमेंट। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का विषय था और ये पहुंच गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अब प्राइवेसी, यहां पर इस केस में कहा गया कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मीन्स दैहिक और अपनी जो बॉडी है, दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार,
उसका अधिकार है 21 के तहत, उसमें प्राइवेसी भी इंक्लूड है, ऐसा कहना था किसका, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट बनाई और उसमें कहा गया कि आप आधार कार्ड को मैंडेटरी कहाँ कहाँ कर सकते हो। अगर पैन कार्ड किसी को बनवाना है, सब्सिडीज का लाभ लेना है किसी को, आईटी रिटर्न्स भरना हो, और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम का अगर लाभ कहीं दे रहे हो आप, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो दोनों यूज कर सकती है। लेकिन प्राइवेट लोग इसका यूटिलाइज मैंडेटरी नहीं कर सकते। वॉलंटरी कहाँ रहेगा, स्वैच्छिक। अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो जरूरी नहीं बैंक आपको बोले कि आधार कार्ड दो। प्राइवेट कंपनीज आपको आधार कार्ड के लिए जरूरी नहीं कर सकती। मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल लेना है, नई सिम खरीदनी है तो भी वॉलंटरी रहेगा। और स्कूल कॉलेज इन सभी में एडमिशन के टाइम भी वॉलंटरी रहेगा। तो ये जो दोनों में अंतर है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में ऐसा भी कहा है कि आधार कार्ड किसी के पास अगर नहीं है तो उस आधार पर आप किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लेने से मना नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना। अब है आर्टिकल 22 द हिंदू के पेज नंबर 7, गारंटी एवरी इंडिविजुअल द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस अपॉन बीइंग अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी बाय द स्टेट। मीन्स यहां पर कहना क्या चाह रहा है कि किसी भी स्टेट के द्वारा किसी आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है, अगर उसको निवारक नजरबंदी में रखा जाता है, तो उस व्यक्ति को लीगल प्रैक्टिशनर में जो विधि विशेषज्ञ है उससे उसको सलाह लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 22 के तहत। यहां पर आर्टिकल 22 क्या है याद रखना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब ये देखेंगे गिरफ्तारी और निरोध क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है। हिरासत मीन्स किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लेती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मीन्स दंडात्मक, इसमें अपराध करने के बाद अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है और ये पता चलता है तो आपको प्यूनिटिव मीन्स दंडात्मक आधार पर गवर्नमेंट जो पुलिस है वो हिरासत में लेगी। इसमें क्या क्या प्रावधान है कि किस आधार पर आपको अरेस्ट कर रही है पुलिस वो बताना पड़ेगा। दूसरा, राइट टू कंसल्ट, आपको किसी भी लीगल जो प्रैक्टिशनर है वकील उससे राइट टू कंसल्ट करने की आपको छूट मिलेगी। 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने आपको ले जाया जाएगा। लेकिन यहां पर वो टाइम शामिल नहीं है जो आपके ट्रेवल में आपने बिताया है, ट्रेवल वाला टाइम यहां पर नहीं जोड़ा जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट बोलता है कि इसको छोड़ दिया जाए, गलत है ग्राउंड इसके ऊपर लगाए हुए, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखना यहां पर ये जो है अपराध करने के बाद ये सब छूटें हैं वो किसको नहीं मिली हो, विदेशियों को नहीं मिली हुई है। और निवारक नजरबंदी के आधार पर अगर किसको गिरफ्तार किया गया है तो भी ये सब छूटें उसको नहीं मिलेगी। अब सेकंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसको प्रिवेंटिव आधार पर डिटेंशन कर लिया जाता है, मिस शक के आधार पर कि इससे राज्य को नुकसान हो सकता है, बिना ट्रायल के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शाह फैजल। उनको दिल्ली एयरपोर्ट से क्या कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को शक था कि ये कहीं स्टेबलाइज नहीं डिस्टेबलाइज कर सकता है राज्य की सिक्योरिटी को, क्योंकि उसी टाइम आर्टिकल 370 को उठाया गया था जम्मू कश्मीर से और उसके अगेंस्ट बोल रही थी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी को बिना ट्रायल के भी गिरफ्तार कर सकती है, 3 मंथ से ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर भी क्या है, एक यदि एडवाइजरी बोर्ड अलाउ करे तो 3 मंथ से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ही हुआ है, फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फैजल शाह फैसल हो, सभी में 3 महीने से ज्यादा हुआ है क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड ने अलाउ कर दिया होगा। ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ये सब सिर्फ दिखावा है। ग्राउंड बताना जरूरी है कि किस आधार पर आपको प्रिवेंटिव डिटेन किया गया उसको बताया जाएगा। लेकिन यहां पर फिर अगेन कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी नहीं है, ज्यादा ही पब्लिक इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं तो बताना जरूरी नहीं है। फिर यहां एक टेंशन, डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट उस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन करने की छूट मिलेगी। मीन्स उस डिटेंशन ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट जाकर अपना प्रतिनिधित्व किसी से करवा सकता है। यहां पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उससे संबंधित कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। 4th नंबर का टॉपिक है द हिंदू के पेज नंबर 8, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसने हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 निकाला है। 2019 की बात करें तो इंडिया की इसमें रैंक थी 8th, इस बार और खराब रैंक आई है 7th। इसीलिए नीति आयोग ने इसका विरोध किया है। आप इतना सा याद रखना कि कौन जारी करता है। जब भी कोई टॉपिक विरोधाभासी आता है तो चांसेस बनते हैं यूपीएससी उस पर क्वेश्चन करे, क्योंकि नीति आयोग ने यहां पर क्या किया, प्रतिक्रिया दी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, ऑस्ट्रेलिया में काम करता है।
तो याद रखना कहाँ का इंस्टीट्यूट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निकाला जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक्स थे जिनका आज हमने डिस्कशन किया। जो पुराने टॉपिक्स हैं उनके लिए आप पिछली वीडियोज को फॉलो कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।